चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 और क्लास 10th का एनसीईआरटी की किताब साइंस का उसका देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसमें यही है, चैप्टर का नाम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन के बारे में है, कैसे ऑफस्प्रिंग बनता है इसके बारे में है। तो जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, इसके अंदर में डीएनए होता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। यही इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है। कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोलिए या क्रोमोसोम के अंदर में जो डीएनए उसको बोलिए, जो बोलना बोल सकते हैं आप। मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन में क्रोमोसोम है तो वो भी सही है, और डीएनए है तो वो भी सही है ना। अब फिजन मतलब बहुत तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत सारा रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक ही सेल में पूरा बॉडी है, उसमें फिजन होता है। उसको सेल डिवीजन जो होता है फिजन के थ्रू होता है। इसमें यही है, देखिए एक सेल था और दो बन गया, ऐसे करके दो बन गया। तो ये एक ही से दो हो गया, मतलब कि जनरेशन इसका बढ़ गया। तो यही है, अमीबा में फ्यूजन न्यूक्लियर बाइनरी फ्यूजन होता है, क्योंकि दो बन रहा है ना, आउटपुट दो आ रहा है तो बाइनरी फ्यूजन बोल दिए। इसमें भी होता है दो। ये लेशमानिया, ये भी एक यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का है। ये सब याद रखिए, ये सब एग्जाम्पल कभी भी डाल देता है कि नीचे वाला कौन सा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या नीचे ऑप्शन में से कौन सा है जो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये ऑप्शन होगा उसका। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेशमानिया हीनक से काला जर होता है। ये सब क्वेश्चन आएगा। लेशमानिया से क्या होता है? काला जर होता है। प्लाज्मोडियम जो है ना, ये देखिए, ये जैसे अब क्वेश्चन में आएगा तो प्लाज्मोडियम में रहेगा, बाइनरी फ्यूजन तो नहीं। प्लाज्मोडियम में बाइनरी फ्यूजन नहीं, मल्टीपल फ्यूजन होता है, मतलब एक से बहुत सारा मिल रहा है आपको आउटपुट। मेनी डाउटर सेल्स आ रहा है एक ही बार में। एक होता है फिर फ्रेगमेंटेशन। ये किस में होता है? एग्जाम्पल याद रखिए, स्पाइरो वगैरह में। ये सब एग्जाम्पल याद रखिए, कोई एग्जाम्पल भी ऑप्शन में डाल देता है सीधा। और रीजनरेशन अब कहाँ होता है? हाइड्रा में, प्लानेरिया में। इसमें क्या होता है, जब उसको बहुत, देखिए यहाँ पे एक टोटल था, इसको काट दिया 3 जगह से, तो ये बन गया 3 जगह। फिर इसका ऊपर वाला पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, धीरे 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 रीजनरेट कर लेगा, मतलब फिर से ग्रो कर लेगा खुद ही। इतना छोटा सा पार्ट ही एलिजिबल है, मतलब उसके अंदर औकात है कि पूरा पार्ट को ग्रो कर लेगा। इसमें भी जैसे इतना छोटा सा पार्ट, ओरिजिनल का इतना छोटा सा पार्ट, ये पूरा ये उगा लेगा। तो यही है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। फिर है बडिंग। जैसे हाइड्रा है, जैसे उसमें क्या होता है, रीजनरेशन भी होता है। जैसे ये एग्जांपल क्या जी का था, हाइड्रा का था, प्लानेरिया का है। तो हाइड्रा में भी ये चीज़ होता है। हाइड्रा में भी ये चीज़ होता है कि उसको काट दीजिएगा, बड़ा पेड़ है उसको काट दीजिए तो भी ये 3 प्रोडक्ट में आ जाएगा आपको। और इसमें एक और तरीके से बडिंग होता है। जैसे इसके अंदर जो बड है, ये देखिए नीचे में जो ये है बड, ये भी धीरे 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 बड़ा होकर एक पेड़ की तरह रूप ले लेता है और साइड हो जाएगा, फिर ये हट जाएगा तो ये बड़ा पेड़ उग जाएगा। तो इसके ऊपर के पार्ट के जो होते हैं ना, ये बाल की तरह, ये टेंटिकल्स बोलते हैं इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? रूट, स्टेम, लीव। जब मतलब कभी कभी आप देखते हैं पत्ता में ही बहुत सारा पेड़ उग जाता है, छोटा छोटा। देखिए यहाँ पे फोटो में दिखेगा, देखिए पत्ता में ही पेड़ उग जा रहा है, बर्ड्स इसको बोलते हैं। और ये कौन सा है? ब्रायोफाइलम। तो कहने का मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको ब्रायोफाइलम में भी मिलेगा। बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सब में मिलेगा। शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, इस सब में क्या करते हैं? इसमें आप शुगर केन में भी देखे होंगे, बहुत सारा है, उसको काट के छोटा छोटा करके और रोप दिए तो सब एक एक पेड़ बन जाता है। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रोज, गुलाब का पेड़ आप देखते ही हैं कैसे रोपते हैं, काट के रोपते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। मतलब टिश्यू कल्चर क्या है? एक आर्टिफिशियल हमने लैब बनाया, उसमें टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू लेके एक नया नया प्लांट बना रहे हैं उसमें, है ना। नया नया उसको टिश्यू या सेल लेके, एक सेल लेके बहुत सारा रख दिया लैब में और प्लांट बन रहा है आपको, बहुत सारा एक एक प्लांट बन रहा है अपने आप में। तो या जो भी बन रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है,
आउटपुट आ रहा है, मतलब कि रिप्रोडक्शन से उसका जनरेशन बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। स्पोर फॉर्मेशन देखिए ये किस में होता है, राइजोपस। इसके ऊपर ये जो है इसके अंदर स्पोर्स होता है, ये छोटा छोटा कण है उड़ के जाएगा और डेवलप ऑन ब्रेड। जैसे इस तरह की चीज़ें कहाँ डेवलप होती है, ब्रेड भी आप देखे होंगे, मुलायम मुलायम मुलायम। हाँ, तो उस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उनका स्पोर फॉर्मेशन से। और ये सभी ऊपर में जो देखे हैं ना, वो सिंगल इंडिविजुअल मतलब एक ही इन्वॉल्व था, तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जिसमें एक ही पैरेंट इन्वॉल्व हो, एसेक्सुअल। ए जैसे ये स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल हो गया, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब पूछेगा, पूछ सकता है कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है, तो ये पूरा ऊपर का जितना भी पढ़े हैं सब एसेक्सुअल है। फिर आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, जाइगोट जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज एक कोई जाइगोट बोलते हैं। जब एक और स्पर्म मिल जाता है एक साथ तो उसके बाद जाइगोट होता है, और इसके बाद बनता है एम्ब्रॉय। ये थोड़ा डेवलप होगा जाइगोट। तो अब फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे, है ना, इसलिए इसे सेक्सुअल बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो आपको पता ही है, जो आपका पिस्टिल है ये फीमेल पार्ट है ना, और जो स्टेमन है ये आपका मेल पार्ट होता है। एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फूल के अंदर में होता है दोनों, है ना। तो और स्टेमन में क्या क्या होता है, एंथर होता है, पोलन ग्रेन होता है, एंथर है, यहीं पे पोलन ग्रेन भी होता है, और फिलामेंट है, ये जो ट्यूब है ये फिलामेंट है। और फीमेल में क्या है, देखिए ऊपर का पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, फिर ये ट्यूब की तरह स्टाइल बोलते हैं, फिर नीचे में ओवरी होता है, इसी के अंदर में ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर में ही ओव्यूल होता है। अब कुछ कुछ फ्लावर जो होते हैं ना, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, एक ही उनके अंदर सेक्स होता है। जैसे ऐसा नहीं कि हर एक में ये स्टेमन और पिस्टिल एक ही फूल में पाए जाते हैं, कुछ कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो उसके अंदर एक ही होगा, या तो पिस्टिल होगा या स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा। नहीं, कुछ कुछ होते हैं, या ये बोलिए मैक्सिमम जो आप देखते हो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, जैसे कि आपका तेल वाला मस्टर्ड का पेड़, जिनके पास दोनों चीज़ होता है। तो बाइसेक्सुअल समझिए, यूनिसेक्सुअल समझिए, जिसके अंदर सेम से। और एग्जाम्पल याद रखिए, पपीता और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसके अलावा जो भी ऑप्शन पूछेगा उसमें मार दीजिएगा बाइसेक्सुअल। पपाया और वाटरमेलन को याद रखिए। फिर देखिए पोलन ग्रेन आया और यहाँ पे स्टिग्मा में चला गया, स्टिग्मा में जाते 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 ये मेल जर्म सेल है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ पे जो ओव्यूल होता है या फीमेल जर्म उसके साथ यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर लिया अंदर में जाके। जाइगोट ही बाद में एम्ब्रॉय बनता है, और बाद में यही सीड बनता है ना, जाइगोट बना एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय बना सीड, ये होता प्रोसेस, मतलब बनने का, ग्रोथ का ये प्रोसेस होता। और फिर ओवरी जो है ना, या मतलब ये जो ओवरी है तो धीरे धीरे रैपिडली राइपेंस हो जब फ्रूट में बन जाता है। तो फ्रूट मतलब बोलेगा कि फ्रूट किस पार्ट से बनता है, तो ओवरी से बनता है, याद रखिएगा। आप देखते ही होंगे ना, सेब खाते हैं तो सेब के अंदर में बीज होता है ना, तो बीज कैसे बना, जाइगोट, एम्ब्रॉय और सीड, और उसके ऊपर में जो है वो क्या है, ओवरी है। जैसे कुछ कुछ में देखे होंगे, जैसे ये चना वना को फुला देते हैं तो उसके अंदर में ही वो सब जन्म जाता है, उजला उजला कलर का, है ना। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। जो धीरे धीरे वो पानी को फूलने में के बाद जो जन्म ले रहा है, वो मतलब उसमें जो हो रहा है ना, जो चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, कौन सा एग्जाम्पल, तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। बस प्रोसेस का नाम याद रखिए। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर का हरा पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं प्ल्यूमिले, जो कि अधिक मतलब बाद का तना है एक तरह से, और नीचे का पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, फ्यूचर का ये है, जमीन का रूट है उसका। इसको बोलते हैं कॉटिलेडन। ये बाइकोटिलेडन, क्योंकि इसके अंदर दो होता है, चना के अंदर दो होता है ना, उसके बीच में होता है, मतलब जब इसको तोड़िएगा तो दो भाग में डिवाइड हो जाता है ना चना, तो इसके बोलते हैं इसको बाइकोटिलेडन। फिर देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तो प्यूबर्टी में आपको पता ही चलता है चीज़ें, मतलब पता चलने लगती है, हाँ बड़ी सेक्सुअली एक्टिव हो चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यही कंट्रोल करता है कि मतलब कि जो ब्लैडर में मूत्र है और इधर से जो स्पर्म जा रहा है,
टेस्टिस से इधर से स्पर्म जा रहा है इस थ्रू ट्यूब से, इधर से पेनिस से कौन सा बाहर निकलेगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। और तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वास्ट डिफरेंस, ये होता है यही स्पर्म को ले जाता है टेस्टिस से उधर, और जो टेस्टिस जिसमें बंद होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये सब पूछता है ना, वास्ट डिफरेंस तो ज़्यादा पूछता है ये वाला चीज़, तो ये दिमाग में होना चाहिए वास्ट डिफरेंस है क्या। फोटो देख लीजिए। तो ये जो है ना यूरेथ्रा आपने पढ़ा होगा, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा होता है। तो यूरेथ्रा जो है ना पूछेगा कि कौन सा कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ कौन सा है जिस मतलब उस कॉमन पाथ का नाम है जो स्पर्म या मूत्र को ले जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पार्ट है। फिर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो देखिए इसमें क्या है, ये फैलोपियन देखिए स्पर्म आया इधर से वैगिना से है, फिर इधर सर्विक्स होते हुए विटोरियस होते हुए फिर फैलोपियन ट्यूब होते हुए यहाँ ओवरी में एग होता है, इसी में एग होता है। तो इस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है मेन, तो यहाँ पे जाइगोट बनता है। पूछेगा जाइगोट कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। और फिर जाइगोट यहाँ बन गया तो धीरे धीरे ये करके आता है यूटेरस, यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रहा है यहीं पे चिपक जाता है और यहीं पे ग्रोथ होता है। तो बोलेगा ग्रोथ कहाँ होता है बेबी का, यूटेरस में होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब, तो ये कैरी करता है, ट्यूब के थ्रू ही जाता है सब। और जाइगोट कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। जैसे प्लांट में भी जाइगोट कहाँ बनना था, ओवरी में ही बनना था, उसमें फल बन जाता है। यहाँ आदमी के इंसान में ऐसा कुछ नहीं कि फल बनता है। तो खाना पीना जो मिलता है बच्चे को, आप देखे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जिस नली से मिलता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब आता है तो हर एक महीने में कुछ समय के लिए आता है, और इस दोनों में एक ही जगह एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म होगा इसमें से कोई एक ही। इस बार अगर इधर होगा तो अगले महीने में इधर होगा, तो ऐसे होता है। और यूटेरस भी हर महीने तैयार होता है, लाइनिंग अपना थोड़ा मजबूत करता है क्योंकि वो रेडी होता है हर महीने। जैसे इसका जो सरफेस होता है ना थिक और स्पॉन्जी होता है, ताकि वो मतलब बच्चे को आराम से रख सके। पर जब अगर फर्टिलाइजेशन एक का नहीं हुआ तो यही चीज़ जो आपका लाइनिंग है यूटेरस में, वही चीज़ खून के तरह खून और म्यूकस बाहर निकलता है, तो वही बाहर से खून दिखता है और लाइनिंग जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, उस वही खून के तौर पे निकलता है बाहर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं कुछ कुछ, ये याद रखिए एकदम पूछता है ये सब। तो बैक्टीरियल डिजीज होता है कुछ कुछ, इसको गोनोरिया या सिफिलिसिस, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वार्ड्स, ऐसे भी तो आपको पता होगा, पर ये वार्ड्स एक वायरल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, याद रखिए। फिर देखिए अदर है कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कंट्रासेप्टिव मतलब जिससे आप कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्शन, या तो लूप या कॉपर ट्यूब उसी को बोलते हैं। और एक तरीका एक और होता है वास्ट डिफरेंस जो है ना, जो स्पर्म को ले जा रहा है, और फैलोपियन ट्यूब जो स्पर्म को लड़की में ले जाएगा गर्ल्स में और वो करेगा। इस दोनों को अगर काट दिया जाए या किसी एक को भी काट दिया जाए तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो सर्जिकल तरीका से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 आता है हेरिडेटरी, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पे चीज़ें जाती कैसी है ना। तो हेरिडेटरी यही है कि जो ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक जो इनहेरिटेड होते हैं, मतलब आपके अंदर जो है और जो आपके पेरेंट्स से मिले हैं जो कैरेक्टरिस्टिक, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। तो मेंडल ने बोला था, मेंडल दिया है बहुत बहुत ही ज़्यादा इनका इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, जो ट्रेट्स जो गुण हैं जो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके बारे में मेंडल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया है। और ये बोले थे कि इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कुछ चाइल्ड मिलता है, मतलब पेरेंट्स होते हैं ना मेल फीमेल, तो बच्चे को जो चाइल्ड को मिलता है ना, ये
जेनेटिक मटेरियल जो मिलता है, जीन मिलता है ना पेरेंट्स से, वो दोनों बराबर मिलते हैं, है ना। ये मेंडल नहीं बोला था। और मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था? वो पीस का यूज किया करते थे। ये भी पूछता है कि मेंडल किसका यूज किए थे? पीस डाल देगा, पोटैटो डाल देगा, टोमेटो डाल देगा तो पीस मारिएगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था। तो इन्होंने यही किया था कि टॉल और शॉर्ट को कराया। तो एक सब टॉल मिले थे, एक टॉल है जिसके अंदर टीटी है, दोनों टीटी है। तो सारा जो ऑप्शन जो बच्चा हुआ, जो पी बना नेक्स्ट जनरेशन में, सब टीटी बना, सब टॉल बना। पर जब एक ऐसा टॉल लिया जिसका टी और टी था, तो उसमें क्या हुआ, इसमें एक शॉर्ट मिला आपको, है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए पी पेरेंट वाला लेवल है, इस दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 लेवल में आपको एक ही मिला क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फिर यही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा ना, तो आपको F2 लेवल पे एक ऊपर वाला मिल जाएगा, तो 3:1 रेशियो आएगा। तो यहाँ पे पूछेगा F1 लेवल में जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ दो का, तो F1 लेवल पे क्या मिला? एक ही मिला। पर F2 में 3:1 का रेशियो मिला। देखिए हमारे ह्यूमन बीइंग में ना 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। 23 पेयर मतलब होता है 26 या 46। 23 पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से एक पेरेंट से 23 आ गया, एक मतलब फीमेल से 23 आ गया और एक मेल से 23 आ गया, इसलिए 23 + 23 46 हो जाता है। और उसमें से 22 जो है नॉर्मल है सब। उसमें से एक पेयर जो होता है ना, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, यही डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा। तो यही है, मेल के अंदर में होता है एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर हमेशा एक्स होता है। तो एक्स, तो फीमेल का एक्स अगर वाई से रिएक्ट कर जाएगा तो आपको मेल चाइल्ड मिलेगा, और फीमेल का एक्स अगर मेल के एक्स से रिएक्ट करेगा तो एक्स ही मिलेगा। इसलिए सेक्स जो चिल्ड्रेन का है वो डिटरमाइन होता है फादर से। 9वां चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये आपको पता ही है ओपेक क्या होता है। अगर जो छिद्र है, मान लीजिए छिद्र है, कोई छेद है, लाइट के पाथ में कोई छेद आ रहा है, बड़ा सा घर है, उसके अंदर एकदम छोटा सा छेद आ गया, तब वहां से अंदर में जब लाइट जाएगा ना, तो वो नॉर्मल लाइट नहीं रहेगा, वो डिफ्रैक्टेड लाइट होगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया रहेगा उस समय उसका, जब अंदर में हो जाएगा वो छोटे से छिद्र से। तो लाइट को जो ना, लाइट सोर्स बोलेगा ना कि लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। वेव नेचर मतलब नॉर्मल वेव की तरह जा रहा है, जैसे यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो गया तो ये वेव की तरह गया ना। और पार्टिकल मतलब कि किसी के ऊपर डालिए, है ना, तो उसके अंदर का चीज़ें गर्म कर देता है, उससे टकराता है, फिर तो ये सब पार्टिकल होगा। बस इतना याद है कि वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने पढ़ा ही है, एंगल इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, एक आई आया आर बन जाएगा, और ये और एक नॉर्मल होता है, इंसिडेंस होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, और ये नॉर्मल होता है, और ये तीनों क्या एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यही होता है लॉ। स्पेरिकल मिरर देखिए, कनकेव मिरर है ये, और ये कन्वेक्स मिरर है। जो ये जो है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, मतलब, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। मतलब इस सर्किल को अगर पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा ये स्फीयर को, तो ये सेंटर आएगा उसका, और ये रेडियस आएगा, है ना। और इस लाइन को जो है ना, सेंटर और ये जा रहा है, इसका पोल, इसको बोलते हैं पोल।
तो इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सी से जो डोनेट कर रहा है। फिर फोकल लाइन जो हम लोग लेते हैं ना, वो दोनों के बीच में लेते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हो गया फोकल लाइन, ठीक। फिर आगे हम देख लेते हैं, तो कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर से आ रहा है, और तो ये पैरेलल आता है, जो दूर से रे आता है ना उसको हम पैरेलल एज्यूम करते हैं। तो पैरेलल आया और टकराने के बाद ना वो फोकस से पास करेगा, यही होता है, फोकस से पास करेगा, इसीलिए हमने एक फोकस डिफाइन किया है यहाँ पर। तो फोकस से पास कर गया ये, तो यही है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब जो है सब फोकस से पार कर, यहाँ पे मतलब मिल रहा है, सब लाइट यहीं पे मिलेगा, तो इसलिए यहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा, एकदम छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब जो दूर का है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो वो उसका इमेज कैसा बनता है, एकदम छोटा बनता है। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर होगा, ऐसे होगा, तो यहाँ पे ये आया, फिर ये टकरा के ऐसे चला जाएगा, और ये इसको पीछे पीछे ऐसे करके कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये वर्चुअल बनेगा। इसमें क्या बनना है, सेम साइड बन रहा है ना, और दिख रहा है एकदम एक्चुअल में लाइट टकरा के मिल रहा है। यहाँ पे हम लाइट तो इधर चला जाएगा सब, तो ये कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको पीछे करके यहाँ पे मिलाते हैं हम। तो ये एक्चुअल में तो मिला नहीं ना, हम पीछे आभासी तौर पे मिलाए पीछे, तो इसीलिए ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। और इस दोनों केस में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यहाँ पे एकदम छोटा बनना, इस तरह केस में, है ना। नॉर्मली ऐसा नहीं, अभी आगे आएगा। तो देखिए याद रखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, अब इतना में सब में से इम्पोर्टेंट यही है, यही पूछ सकता है, वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है ना, और बड़ा इमेज, और बिहाइंड द मिरर ऑफ पीएफ। वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, इरेक्ट होता है। जैसे प्लेन मिरर में क्या इमेज बनता है, वर्चुअल, इसीलिए वो हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो उसका इमेज बनेगा ना, वो बड़ा बनेगा, अच्छा आगे है उसी में है, और सीधा बनेगा। तो ये देखिए, ये जो केस है ना, ये आभासी बन रहा है, सब में देखिए यहाँ पे रियल में मिल रहा है ना। तो इस वाले केस को थोड़ा याद रखिएगा, दो केसेस में इंपॉर्टेंट है, मैं एक और केस बता रहा हूँ। ये मतलब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखिएगा तो वर्चुअल बनेगा, बस इतना। वर्चुअल मतलब वही डिफॉल्ट होता है, उसके साथ सीधा ही बनेगा वो, है ना। फिर आपका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसकी लंबाई सेम होगी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, उसका इमेज और लंबाई सेम होगी। तो दो केस बस याद रखिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जब इस दोनों के बीच में होगा तो वर्चुअल बनेगा, और लंबा बनेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा उसकी लंबाई होगी। पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिएगा तो सेम बनेगा। और एक तो फंडामेंटल आपको पता ही है, ये तो होना ही चाहिए या पता, कि अगर दूर है तो ये फोकस पे आके मिलेगा तो एकदम छोटा सा रियल इमेज मिलेगा, एकदम छोटा सा। तो ये था कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर का यूज़ क्या है, टॉर्च में यूज है, जो आपका सर्च लाइट होता है उसमें यूज है। व्हीकल का जो हेड लाइट होता है ना, उसके तो क्या करते हैं, हेड लाइट में यहाँ पे फोकस पे लाइट को लगा देते हैं, ताकि इससे टकराने के बाद सब लाइट पैरेलल हो जाए, बहुत दूर तक जाए। फिर आता है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में देखिए ये बहुत आसान है, इसमें हमेशा वर्चुअल और रिएक्ट बनेगा, बस इसमें दो केस है, एक में छोटा बनता है, एक में मतलब एकदम छोटा बनेगा, और दोनों में मतलब छोटा ही बनेगा। तो अब पैरेलल वाला जो लाइन होता है ना, ये एकदम याद रखिए, किसी भी केस में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, या कुछ भी, किसी भी कोई भी लाइन पैरेलल जाता है अगर मिरर से टकराने के बाद ना, वो फोकस से पास करता है, याद रखिएगा। चाहे आप असली में करवाइए इसी साइड जैसे पिछले वाले में था, या ऐसे पीछे ले जाके आभासी तौर पे करवाइए। तो याद रखिएगा ये एक लाइन, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऐसा सेंटेंस आता है। तो
तो कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, रियर व्यू, मतलब जो गाड़ी में जो लगा रहता है ना पीछे देखने के लिए, जो बाइक वाइक देखे होंगे या कोई भी गाड़ी में, उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्योंकि इसका अच्छा बात क्या है, हमेशा ये ना सीधा इमेज देता है ना, क्योंकि वर्चुअल बन रहा है। तो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला में देखिए वो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, ये फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होता है उसको बोलते हैं एफ फोकस। यू है इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी, और भी क्या है, इस पॉइंट से इमेज की दूरी। इस इधर मान लीजिए इमेज है तो ये है। तो कन्वेंशन यही है, इस डायरेक्शन में हमको पॉजिटिव लेना है और इस डायरेक्शन में सीधे नेगेटिव लेना है। यही कन्वेंशन है, बस और कुछ नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इतना हाइट था हमें और इमेज का कितना हाइट है, दोनों का रेशियो जो है ना वही है मैग्निफिकेशन, जो कि बराबर आ जाता है -v/u। याद रखिएगा -v/u। भी क्या था, ऑब्जेक्ट जो इमेज बनना है उसका पोजीशन कहाँ से, पोल से, और यू क्या था, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है पोल से। फिर आ गया लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया। जैसे अभी तक क्या था, एक ही मीडियम था, एक ही मीडियम मतलब कि एयर में ही लाइट आ रहा है और एयर से ही टकरा के चला जा रहा है। पर कभी कभी अब जैसे ग्लास में हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट जाता है, इसे दिखता नहीं है कि ऐसे ही जा रहा है एकदम, वो थोड़ा मुड़ जाता है अंदर जाने के बाद। तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब एक मीडियम एयर से दूसरे मीडियम, मान लीजिए ग्लास है, पानी है, में जब लाइट जाता है ना तो रिफ्रैक्शन होता है। या पानी से बाहर आ रहा है एयर में, हवा में, तो भी उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे। फिर आ रहा है, इसमें भी सेम चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसमें होता है कि स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स साइंटिस्ट ने निकाला था। जो यहाँ पे है, मान लीजिए एयर है और नीचे में वाटर है, तो यहाँ से रे आया तो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगा, है ना, नॉर्मल की तरफ। मतलब ये है थीटा, ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये होगा 40 डिग्री कुछ, या 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है वो होगा। मतलब 30 से कम होगा ये, सॉरी, तो ये 15 डिग्री 18 डिग्री ऐसे होगा, 30 से कम होगा ये, है ना। तो इन्होंने ये बोला था जो एयर था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1 है, और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएंगे, इसका n2 है। तो ये बोला था n1 इंटू साइन 1, साइन आई, इंसिडेंस रे का आई, इक्वल टू n2 इंटू साइन i2। साइन रिफ्रैक्टेड है, मतलब ये जो एंगल है इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड है आर, तो ये है आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2 का 1 से, ये होता है उस मीडियम में, मतलब जिसका लिख रहे हैं ना उसका उल्टा स्पीड ऑफ लाइट लिखिए उस मीडियम में, उल्टा। जैसे n2 1 लिख रहे हैं, देखिए n2 1 लिख रहे हैं तो 1/2 लिखिए मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट। और नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नॉर्मल मतलब किसी का स्टैंडर्ड तरीके से निकालना है तो लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय उसका स्पीड उस मीडियम में। मतलब बोल दिया कि एक रे है जिसका एयर में स्पीड है 1/5 इंटू 10⁸ लाइट का स्पीड पता ही होगा, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल जाएगा, 1 ऊपर में 3 लिखिएगा इंटू 10⁸, तो ऊपर भी और नीचे भी 10⁸ कट जाएगा, तो 3 ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में 1/5, तो रिफ्रैक्टेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं। एक का रिफ्रैक्टेंस याद कर लीजिए, वाटर का कितना होता है 1.33। कभी कभी ये भी पूछ देता है तो ऐसे याद मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो रेयर मीडियम है और तो उसको एक्चुअली ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है ना। एक कहावत है, एक साइंटिफिक कहावत है कि अगर रेयर मीडियम जैसे एयर से अगर वाटर में लाइट जा रहा है ना तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करता है ना, टुवार्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है। क्योंकि ये देखिए क्या क्या बोला था मैं, इस एंगल ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। ये कम इसलिए होगा क्योंकि एयर से लाइट वाटर की तरफ जा रहा है। यही अगर उल्टा हो जाए कि तो वाटर से एयर की तरफ जा रहा है तो इंसिडेंस रे एंगल ये हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव ये हो जाएगा, तो इसका एंगल ज़्यादा हो जाएगा, है ना, आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंस से।
तो देखिए पहला आपका कन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी लाइन पहले लग रहा है ना तो ये हमेशा फोकस से पास करेगा, तो आगे इसका फोकस है यहाँ पर, और 2 टाइम फोकस ये है, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। और लेंस में अब देखिए कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं बोलूँगा अभी छोड़ दीजिए, मिरर ही याद रखिए, बस इतना याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग वो रखिए, क्योंकि पूछ सकता है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। कनकेव लेंस में ना इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, कुछ कन्फ्यूजिंग मत कीजिए, बस मिरर का पढ़ लीजिए, वही चीज़ लेंस में उल्टा कर दीजिए। अगर आप कोई कुछ पढ़े हैं मिरर में, वही चीज़ लेंस में उल्टा कर दीजिए, मतलब कन्वेक्स लेंस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कनकेव मिरर होता है, इसलिए कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो और सबसे छोटा सा चीज़ जो मैं याद करने के लिए सजेस्ट करूँगा आपको, कनकेव लेंस है और कन्वेक्स मिरर, ये दोनों में इमेज जो होता है ना हमेशा वर्चुअल होता है, ये याद कीजिए, ये प्रॉपर्टी पूछता है, बड़ और छोटा होता है, याद रखिएगा, ये वर्चुअल और छोटा, और वर्चुअल इमेज है ना तो हमेशा सीधा ही बनेगा, ये याद हो जाएगा डिफॉल्ट। वर्चुअल सीधा और छोटा किस में होता है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, इतना कम से कम याद रखिए तो बना रहेगा। हाँ, तो लेंस के जो फॉर्मूला आता है ना, लेंस फार्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। उस वाले में क्या था, मिरर में था, मिरर में प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस आ गया, फर्क यही है। और ये मैग्निफिकेशन मिरर में क्या आता था, -v/u, मतलब कि आउटपुट का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब इमेज का डिस्टेंस पोल से और बट्टा यू। पर इस मैग्निफिकेशन वाले केस में, मतलब कि लेंस वाले केस में प्लस आता है, ये सब याद रखिए, फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट। तो कनकेव लेंस जो है ना, अभी मैंने बताया था कनकेव लेंस ना, यहाँ पे याद रखिए, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, वही लिखा हुआ था वहाँ पे। फिर पावर ऑफ लेंस, जो जो रे आ रहा है और इसको लेंस है, इसको कैसे ये पावर, मतलब कितना डाइवर्ट कर सकता है, इसका पाथ को तो ऐसे जाता, पर ये चेंज कर सकता है, कितना औकात है इस लेंस का, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस डिफाइन करते हैं 1/फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ था ना, जो सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच में आ रहा था फोकल, उसको बोलते हैं। और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको डी से लिखते हैं, और एक डायोप्टर क्या हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ होता है मीटर, तो 1/मीटर, तो पर मीटर आ गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस जो होता है ना, पॉजिटिव होता है, या मैंने भी क्या बोलता, कनकेव लेंस के बारे में याद कीजिए, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, तो कनकेव लेंस का पावर ही याद रखिए, बस उसका निगेटिव होता है, बस ये याद है, ये छोड़ दीजिए, ये याद रखिए। और पावर अगर 2-3 लेंस लगा दे रहे हैं बीच में, इसका पावर P1 है, इसका P2 है, तो नेट पावर जो होता है ना सबको ऐड कर दीजिए, मतलब बोल दीजिए कि एक कनकेव मिरर है, उसका पावर P1 है, फिर दूसरा बोल देगा आपको P2 है, ठीक ना, तो सबको ऐड कीजिए, जैसे एक का बोला 2 है, +2 है, फिर दूसरे का बोल दिया -1 है, तो नेट पावर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना, क्योंकि ऐड करना हमको। तो ये था चैप्टर नंबर